नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर इस सीरीज में। और आज हम लोग इस्लाम का उदय और विस्तार लेक्चर 5, ठीक है, लेक्चर 5 आपका रहेगा इस्लाम का उदय और विस्तार। इसके पहले की सीरीज हम लोगों ने देखा है, यह दूसरी सीरीज है, ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी में कंप्लीट करा रहा हूं, पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो रही है। और यह बात आप जान लें कि बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, बीपीएससी यह क्लास जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए दिल्ली पीजीटी और पीजीटी के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केपीएस के लिए, एनबीएस के लिए। एनसीईआरटी किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है कि यहां मैं लिखूं कि इस परीक्षा के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो इस्लाम का उदय और विस्तार लेक्चर 5 क्लास 11th हिस्ट्री का बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, विश्व इतिहास के कुछ विषय। और इस बुक पर आधारित यह आपकी सीरीज में लाया हूं, लेक्चर 5 है। मित्रों, कोई भी परीक्षा निकालने के लिए, एनसीईआरटी को समझने के लिए मैं बहुत ही पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से बहुत ही बढ़िया सीरीज आप लोग के सामने लाया हूं। जो लोग यह सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपया फीस है मित्रों, केवल 1499 रुपए में आप लोग को कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी में कराऊंगा। और बीपीएससी पीजीटी को फोकस करती हुई क्लास चल रही है, लेकिन बाकी क्लासों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को क्लास 9, 12, 11, 12 का पूरा मटेरियल, पूरी टेस्ट सीरीज में आप लोग को दूंगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज भी आप लोग को दूंगा, उसका नोट्स दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा, लेक्चर्स वीडियो के भी नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो आइए बीपीएससी पीजीटी और डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर 5 इस्लाम का उदय और विस्तार, ठीक है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपए का कोर्स है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लें। हम लोगों ने पिछले अध्याय में इस्लाम में जो इबादत की विधि है वह हम लोगों ने देख लिया था। इस्लाम में इबादत की विधि, ठीक है, इस्लाम में इबादत की विधियां हम लोगों ने देखा था। फिर इस्लाम में जो नैतिक सिद्धांत है इस्लाम का, वह हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इस्लाम के 5 स्तंभ, यह आपका राइमा, नमाज, रोजा, जकात और हज, यह इस्लाम के 5 स्तंभ है, 5 स्तंभ है, ठीक है। फिर काबा के बारे में हमने बताया, हिजरा के बारे में बताया, पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो इस्लाम की सुरक्षा की बातें की गई है उसके बारे में भी हमने जानकारी दी। मोहम्मद की शिक्षा, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दिया था। आज यह चैप्टर, आज यह अंश हम लोग पढ़ेंगे कि खिलाफत का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे खिलाफत का प्रारंभ हुआ अरब में। खिलाफत का प्रारंभ का मतलब यह है मित्र, जब मोहम्मद शाह का इंतकाल हो गया 570 ईस्वी में, मोहम्मद शाह का देहांत हो गया 632 में, हाँ 570 में उनका जन्म होता है और 632 में यह इनका देहांत हो जाता है, ठीक है, इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है पैगंबर मोहम्मद की। तो उसके बाद इस्लाम के मानने वाले लोगों ने खलीफा को उत्तराधिकारी माना कि मतलब मोहम्मद शाह का न्याय संगत उत्तराधिकारी कौन है, खलीफा है, ठीक है। और खलीफाओं का शासन हुआ, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी अच्छा समझा कि इस्लाम की बादशाहत कैसे बची रहे, इस्लाम की शिक्षा कैसे आगे बढ़े, इस्लाम का जो साम्राज्य है वह कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर खलीफाओं का शासन आया। 4 खलीफा थे। अबू बकर, मतलब कि मोहम्मद शाह के इंतकाल के बाद 4 बड़े खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली चौथे खलीफा थे इस्लाम में, ठीक है। तो आइए देखिए कि खलीफा का प्रारंभ कैसे हुआ, खिलाफत का प्रारंभ कैसे हुआ। खलीफा के प्रारंभ को ही यहाँ पर खिलाफत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए खिलाफत का प्रारंभ, ठीक है, सन 632 में पैगंबर का देहांत हो गया, पैगंबर मोहम्मद का देहांत 632 ईस्वी में हो गया। और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दी गई। इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ।
ठीक है। तो पैगंबर तो थे ही नहीं, आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब ने कह भी दिया था 612 ईस्वी में कि हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, अंतिम नबी हैं, ठीक है। तो पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता कौन संभाले भाई? इस्लाम का जो राजनीतिक सत्ता है उसे कौन संभाले, ठीक है। उसके लिए उम्मा एक दल था खलीफाओं का, ठीक है। उम्मा एक राजनीतिक संस्था थी जो खलीफा की मतलब खलीफा बनाती थी, ठीक है। तो राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दिया गया, मतलब उम्मा एक राजनीतिक दल था, ठीक है, मुसलमानों में, ठीक है। इनको खिलाफत की जो संस्था है, खिलाफत का जो पावर है, उम्मा को अंतरित कर दिया गया, और समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया, ठीक है। उम्मा का जो नेता होता था वह पैगंबर का प्रतिनिधि मानता था और वह खलीफा बन गया, ठीक है। इस तरह से खिलाफत का प्रारंभ हुआ, ठीक है। हमने 4 खलीफाओं के बारे में आप लोग को जानकारी दिया था, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। यह पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम के 4 न्याय संगत उत्तराधिकारी थे, ठीक है। खिलाफत के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, ठीक है। जो खिलाफत शुरू हुआ था, जो खलीफाओं का आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, मतलब मोहम्मद शाह ने इस्लाम की रक्षा की, इस्लाम को बनाया, और वह इस्लाम कई कबीलों में बटा हुआ था, आपस में तनाव भी था कई कबीलों में, ठीक है। तो उन कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, मतलब उनको एक अनुशासन में बनाए रखना, यह काम खिलाफत का मुख्य उद्देश्य था, मतलब खलीफा का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जिससे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। ये उम्मा क्या था, मैंने आपको बताया, ये उम्मा एक राजनीतिक दल था, ठीक है, जो भिन्न भिन्न कबीले मिलकर पैगंबर मोहम्मद के बाद इस राजनीतिक संस्था को बनाए थे, ठीक है। राजनीतिक संस्था था उम्मा, ठीक है। और इसी के जो प्रधान थे, इसी का जो उम्मा का जो प्रधान होता था वही खलीफा होता था, ठीक है। पहले 4 खलीफा कौन थे? अब देखिए, यह चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यह चीजें आप लोग मत भूलिएगा। पहले 4 खलीफा कौन थे? पहले 4 खलीफा, तो पहले 4 खलीफा कौन थे? तो पहले खलीफा थे अबू बकर, ठीक है। फिर उसके बाद थे उमर, फिर आपके थे उस्मान, और उसके बाद थे अली, ठीक है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, यह 4 खलीफा हुए इस्लाम में। खिलाफत का अंत कैसे हुआ इस्लाम में? आप जानते हैं कि किस तरह, अगर कोई बाद में मुसलमानों में भी अलग अलग कबीले थे, अलग अलग लोग थे, तो इस तरह से खिलाफत का अंत कैसे हुआ? अरे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये जो चौथे खलीफा है अली, इनकी हत्या हो गई, ठीक है। अब देखिए, इनकी हत्या हो गई हजरत अली की, और मुसलमानों में ही कुछ अलग खलीफा थे, कुछ लोग अलग सोच रखने वाले थे, तो उन लोगों ने क्या कर दी? अली की हत्या कर दी, हजरत अली की हत्या हो गई, ठीक है। तो इस तरह से खिलाफत का अंत हुआ। तो यह सबसे अंतिम खलीफा थे हजरत अली, और हजरत अली के मानने वाले जो लोग हैं वही शिया कहलाते हैं, ठीक है। और हजरत अली के जो विरोधी लोग थे वही सुन्नी थे, ठीक है। इस तरह से इस्लाम का 2 भागों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। सुन्नी लोग जो थे वह हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद का न्याय संगत उत्तराधिकारी मानते थे, ठीक है। और सुन्नी लोग इसको क्या करते थे? विरोध करते थे इसका, ठीक है। खिलाफत का अंत कैसे हुआ? तो सन 632 में पैगंबर के देहांत के बाद खिलाफत की गद्दी को 4 खलीफा ने सुसज्जित किया। अंतिम और चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद कोई खलीफा रहा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बादशाहत बरकरार थी, मतलब स्वयं को खलीफा, यह जो अंतिम जो 4 खलीफा थे असल में यही असली खलीफा थे, लेकिन उसके बाद जबरदस्ती वाला खलीफा शुरुआत हो गया, ठीक है। मतलब मुस्लिम धर्म में जो पावरफुल होता था वह स्वयं को खलीफा मान लेता था, ठीक है। अब यह उम्मैद वंश की स्थापना, उम्मैद वंश जो था मुस्लिम राज्य था, और इसमें उम्मैद वंश के खलीफा अलग थे। तो देखिए, उम्मैद राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 661 में हुई थी। ये जो मैं शुरुआत में 4 खलीफा बताया हूँ यही मूल खलीफा हैं, ठीक है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, यही न्याय संगत खलीफा थे, ठीक है। और उसके बाद जो खलीफा हुए, आमतौर पर ये जो अंतिम जो बाकी जो खलीफा हुए, मतलब यह राजसत्ता प्राप्त करने के बाद ये जो खलीफा हुए,
ठीक है। तो उमैद राजवंश की स्थापना कैसे हुई, तो यह देख लीजिए। उमैद राजवंश की स्थापना जो हुई थी 661 में हुई थी, 661 एडी में, 661 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। तो उमैद राजवंश की स्थापना मुआविया ने किया था। मुआविया ने 661 बीसी में, 661 एडी में, ठीक है, उमैद राजवंश की स्थापना किया। इस वंश का शासन 750 तक जारी रहा, मतलब 661 से 750 तक उमैद राजवंश का बादशाहत जारी रहा, ठीक है। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया और दमिश्क को राजधानी बनाया, ठीक है। दमिश्क को इसने क्या किया, राजधानी बनाया। मतलब उमैद राजवंश की स्थापना कब हुई थी, 661 से 750 तक उमैद राजवंश चलता रहा। उमैद राजवंश के समय में जो राजधानी थी वो क्या थी, वह दमिश्क थी। दमिश्क उमैद राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। उमैद राजवंश ने इस्लामी सिक्के जारी किए और जिस पर अरबी भाषा में लिखा होता था। ये जो इस्लामी सिक्के थे उमैद राजवंश के चलते थे, इस पर अरबी भाषा में लिखा जाता था, ठीक है। अब उमैद राजवंश जो था, उमैद शासन जो था, इसकी विशेषता क्या थी। तो उमैद राजवंश के जो सैनिक होते थे वह वफादार होते थे, बिल्कुल वफादार होते थे। और वफादार मतलब ऐसा कर सकते थे, यह पूरी तरह से अरबी थे। तो अरबी समाज को, अरब के साम्राज्य को फैलाना चाहते थे, ठीक है, इसलिए यह वफादार थे। प्रशासन में अब देखिए, उमैद राजवंश में जो प्रशासन होता था, प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, उसमें ईसाई सलाहकार रहते थे। ईसाई सलाहकारों की नियुक्ति की जाती थी, उनमें क्रिश्चियन लोग भी रहते थे, ठीक है। इसके अलावा पारसी लिपिक होते थे। पारसी लिपिक का मतलब फारस के निवासी थे पारसी लोग, फारस के निवासी हुआ करते थे पारसी लोग। आज भी पारसी हैं। आज भी हमारे देश में जो पारसी लोग हैं ना, उनका मूल निवास स्थान है वो फारस है, मतलब ईरान है। इसीलिए आज भी बहुत सारे पारसी लोग ईरानी लिखते हैं अपने आप को, ठीक है, क्योंकि उनका जो मूल निवास स्थान रहा है वह ईरान रहा है, ठीक है। लेकिन आक्रांताओं ने जब यह जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जब अरब जीता, सीरिया जीता, तुर्की जीता, तो धीरे धीरे वह इराक के रास्ते फिर ईरान में पहुंचे और वहां की संस्कृति का भी विध्वंस कर दिया। वहां के जो मूल निवासी थे ईरानी लोग, पारसी लोग, वो वहां से विस्थापित हो गए। आज भी लगभग 60 से 70 हजार के करीब पारसी हैं और वह ज्यादातर पारसी, 90% पारसी जो है वह भारत में ही संरक्षित है, भारत में ही है, ठीक है। तो उस समय उमैद राजवंश जो था वहां पर पारसी लोग भी थे जो लिपिक का काम करते थे, मतलब कलर का काम करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे। ये लोग जाहिर तो थे नहीं, तो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। इन्होंने अरबी, अब देखिए उमैद राजवंश ने क्या किया, इन्होंने अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। मतलब यह पूरी तरह से जो उमैद राजवंश था ना, वो अरबी समाज अपना अरबी पहचान बनाता था। और इसीलिए बाकी जो लोग थे सीरिया में, मिस्र में, तुर्की में, आमतौर पर ईरान के लोग इससे चिढ़ते थे उमैद राजवंश से। और उसके बाद उमैद राजवंश का अंत होना बिल्कुल सुनिश्चित हो गया, क्योंकि वह यह अरबी समाज को ज्यादा बढ़ावा देता था, ठीक है। तो उमैद राजवंश में क्या था, इन्होंने अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अरब के लोगों को सैनिक ज्यादा ज्यादा घोषित करते थे, ठीक है, उनको छूट दिया करते थे, ठीक है। उमैद राजवंश में खिलाफत पर आधारित शासन नहीं था, अपितु यह राजतंत्र पर आधारित शासन था, ठीक है। खिलाफत पर शासन नहीं था, अपितु यह राजतंत्र पर आधारित शासन था। यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन यह अपने आप को खलीफा कहते थे, ठीक है। उमैद वंश का अंत कैसे हुआ? उमैद वंश का अंत देखिए इसलिए भी हुआ कि उमैद राजवंश की जो राजधानी थी दमिश्क थी, और उमैद राजवंश जो था ना, उसकी पहचान अरबी समाज से थी। वह उसके जो सिक्के चला करते थे उस पर अरबी में लिखा जाता था। उसके जो सैनिक ज्यादातर होते थे, सैनिकों को जो ऊंचा पद मिलता था वो अरब के सैनिकों को मिलता था, मतलब अरबी जाति के सैनिकों को मिलता था, ठीक है। इसकी जो मतलब इस तरह से अरबी समाज को बढ़ावा देने के कारण यहाँ पर ईरान के लोग फारसी लोग जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, ठीक है। और उसके बाद उसको उखाड़ फेंके, ठीक है। तो एक उमैद राजवंश के खिलाफ एक आंदोलन चला जिसको दावा कहते हैं। तो उमैद राजवंश को उखाड़ फेंकने के लिए एक आंदोलन चला था, दावा नामक आंदोलन चला था। तो दावा नामक एक आंदोलन ने उमैद वंश को 750 बीसी में, 750 बीसी बार बार आदत लग गया है, 750 एडी मतलब 750 ईस्वी समझिए, 750 एडी में उखाड़ फेंका और फिर अब्बासी वंश की स्थापना हुई। अब देखिए पहला वंश था उमैद राजवंश, ठीक है, जो अरबी समाज को बढ़ावा देता था। अब जो दूसरा राजवंश हुआ वह अब्बासी वंश हुआ। अब्बासी वंश के खलीफा
का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से युद्ध हो रहा है। उमैद राजवंश को उखाड़ फेंका गया और अब्बासी वंश की स्थापना हुई। ठीक है, और कब से कब तक हुआ था? उमैद राजवंश की स्थापना कब हुई थी? अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उमैद राजवंश की स्थापना 661 में हुआ था। किसने किया था? मुआविया ने किया था। 750 तक ये उमैद राजवंश था। ठीक है, और दावा नामक आंदोलन चलाकर इस राजवंश को समाप्त कर दिया गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, और जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स आप लोग को, इसी तरह के सारे नोट्स आप लोग को मिलेंगे, इसी तरह की क्लासेस चलती रहेंगी। तो जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। ठीक है, बीपीएससी और डीएसएसबी के लिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, मैसेज आप लोग जरूर कर सकते हैं। ठीक है मित्र, धन्यवाद आप लोग को।